गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट का। प्लीज ध्यान से देखना इसको। और ये सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि जब भी कोई भी वीडियो देखो अपनी बुक जरूर साथ में रखो और साथ में एक हाइलाइटर या पेन जरूर रखो। और जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं साइड में, ठीक है, वो भी आप नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, देखिए ध्यान से। लिविंग वर्ल्ड, जैसा कि आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे मोनेरा लगा लो, प्रोटिस्टा लगा लो, प्लांट, ठीक है ना, फंजाई, एनिमल में भी सी के अंदर अलग होते हैं, ओशियन के अंदर अलग होते हैं, एयर में अलग घूमते हैं। और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं उनके अंदर क्या सेल ऑर्गेनली है। तो ये सारी चीजें हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देखो ध्यान से, इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट, एनिमल, प्लांट्स जितने भी हैं लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और ये जो पैराग्राफ है ये रिपीटेड है आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ना, इफ यू लुक और बिटवीन, ये सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये सेम आएगा। देखो यहाँ पे इफ यू लुक, तो इसको रिपीट कर लेना। आर आर का मतलब जो लिख रखा है हमने ये वही है कि ये रिपीटेड है। ये तो देखोगे ना, आर आर आर, यानी 2-3 बार ये रिपीट हो रखा है पैराग्राफ इसमें, इसलिए पैराग्राफ और कम हो गया आपका। दूसरा देखिए ध्यान से कि जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो चैप्टर शुरू होता है ना उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये जरूर आप एक बार देख लिया करो। एनसीईआरटी में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जा सकता है, हालांकि इसमें जाता नहीं है, पर क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जरूरी है ये। देखिए ध्यान से, इनका नाम होता है एर्नेस्ट मेयर। ये 100 साल जिए थे भाई, 1904 में जन्म हुआ था इनका और 2004 में एक्सपायर हुए थे ये। इन्होंने क्या किया, ये जर्मनी में पैदा हुए थे और उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी किया, और इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे या जिसने पढ़ा है, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आती है, पर आता है लेमार्किज्म थ्योरी, दूसरी आती है डार्विन, तीसरी आती है हुगो डी वेरिज की म्यूटेशन थ्योरी, फिर मॉडर्न जो थ्योरी होती है वो न्यू डार्विनिज्म ही है, डार्विन की ही मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या बताया गया था, डार्विन थ्योरी होती है नेचुरल सिलेक्शन की रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे जीव मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करते हैं, पर लिमिटेड फूड एंड स्पेस, पृथ्वी के ऊपर स्पेस क्या है और फूड क्या है, लिमिटेड है। फिर कोई भी जीव क्या करता है, उस लिमिटेड फूड है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसके लिए स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल भी 3 तरह का होता है। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब सेम स्पीशीज के अंदर, जैसे कैट कैट आपस में लड़े, लाइन लाइन आपस में लड़े, डॉग डॉग आपस में लड़े खाने के लिए, वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं इंटरकास्टल मैरिज, डिफरेंट कास्ट के अंदर। तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब कुत्ता बिल्ली लड़े एक खाने के लिए, 2 अलग अलग टाइप की स्पीशीज फाइट करें। तीसरा होता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, जो हम भी रहते हैं, कभी फ्लड आ गई है, कभी भूकंप आ गया है, कभी कोई महामारी फैल गई है, ठीक है ना, तो हम भी इन्वायरमेंट में भी क्या करता है, हर जीव अपने आप में स्ट्रगल करता रहता है। तो जो स्ट्रगल करके, ठीक है ना, उसमें जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन करेगा, जैसे सांप छिपने लग गया, जब रेप्टाइल से बर्ड्स बने थे तो गुफा में रहने लग गया, तो जब गुफा में रहने लग गया तो धीरे धीरे उसके जो फोरलिम्स थे, हाथ और पैर थे, वो धीरे धीरे वेस्टिजियल बनते चले गए, ठीक है। और फिर इसने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब एक आदमी हर रोज एक्सरसाइज करेगा तो अपने ऑर्गन को यूज कर रहा है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उसका स्टेमिना ज्यादा हो जाएगा। अब हिली एरिया में जो रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनका स्टेमिना हमारे से ज्यादा है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, जिसने ऑर्गन को यूज किया या डिसयूज किया, नहीं किया। अब मान लीजिए मैं इस हाथ को स्टेगनेंट बिल्कुल स्टेबल रख दूं 5-6 महीने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इस हाथ के अंदर एट्रोफी हो जाएगी, ये हाथ काम ही करना बंद कर देगा। इसलिए डेली वार्म अप करना, एक्सरसाइज करना जरूरी होता है ताकि हाथ पर काम करते रहें, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके अंदर वेरिएशन आएगा। कभी कोई आदमी हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे हिरण हर रोज भाग रहा है, तो उसके अंदर वेरिएशन आया। फिर इसने कहा कि यूजफुल ऑफ, मतलब ये इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, जो काम काम के वेरिएशन थे ना, यूजफुल थे, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज,
ठीक है ना, फॉर्म में नई स्पीसीज बन जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं भाई, डार्विन थ्योरी, यानी नेचर में उसका सिलेक्शन हो जाता है, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। पर कमी क्या थी डार्विन थ्योरी की, इसने कहा यूजफुल वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अपेंडिक्स है किसी काम के नहीं है, मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड है किसी काम के नहीं है, एयर है बॉडी के ऊपर किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्यों ट्रांसफर होते हैं, ये क्यों आते हैं, जब हमारे कई हजार साल से हमारे अपेंडिक्स काम ही नहीं करती, ठीक है ना। यदि टेल बोन प्रेजेंट है, काम ही नहीं है किसी उसका कोई, फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्यों ट्रांसफर हो रही है, ये कमी थी डार्विन थ्योरी की। तो डार्विन ने क्या किया था, 5 साल तक, यदि हम डार्विन की बात करें 1809 में पैदा हुए थे वो, 1882 में एक्सपायर हुए थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था उन्होंने। 1831 से लेकर 36 तक 5 साल तक समुद्री यात्रा पे रहे थे वो, और लगभग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है गैलपैगो आइलैंड, जहां पे 250 से 300 किलो के कछुए रहते हैं, गैलपैगो बोलते हैं उसको। उस आइलैंड पे 1 महीना रुके थे वो, ठीक है ना। 1831 से 1836 5 साल की यात्रा में 1 महीना उस गैलपैगो आइलैंड पे रहे थे, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में था। और पहले तो ना अटपटे क्वेश्चन आया करते, उसके जहाज जिस जहाज में बैठ कर गया था ना डार्विन, उसका नाम था HMS बीगल, HMS बीगल। एक बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली थी, ये थी भाई हर या हिज मैजेस्टी शिप, यानी राजा की जहाज, मतलब सबसे बढ़िया जहाज जो उस टाइम की उनकी, आजकल जो जहाज होता है बेड़ा होता है जिसको और मतलब नेवी वाले रखते हैं, उस तरह की जहाज थी वो। 5 साल तक समुद्री यात्रा करना, हर टापू पे रुक के देखना, 1 महीना गैलपैगो आइलैंड पर रुक के उन्होंने पक्षियों की चोंच के ऊपर स्टडी करी, जिसको डार्विन फिंच नाम दिया गया, कि जिस तरह से पक्षी जिस तरह का खाना खाते हैं ना, चोंच उसी तरह की उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। चोंच से देख के ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना खाता होगा, यानी उसकी हैबिट्स क्या हैं फूड इनटेक करने की। इसलिए मॉडर्न जमाने का यानी 20वीं सदी के डार्विन का नाम क्या होता है, अर्नेस्ट मेयर है। दूसरी बात, इन्होंने रिसर्च की टैक्सोनॉमी में, जू ज्योग्राफी यानी एनिमल कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, इवोल्यूशन, डिस्कंटिन्यू विद मॉडिफिकेशन, पुराने से नए कैसे बने, सिस्टमेटिक इनकी स्टडी करी। और इनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी, मतलब 3 ताज मिले इनको, 3 बड़े बड़े इनाम मिले बायोलॉजी में इनको, ठीक है ना। इसलिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी के तो 3 प्राइज इनको मिले थे। एक तो था ये बेल्जियन प्राइज 1983 के अंदर, एक इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 के अंदर, एक क्रैफोर्ड प्राइज 1999 के अंदर। 2004 में ये एक्सपायर हो गए थे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट है, अब देखो एक कार्लस लीनियस का जिक्र आएगा अभी चैप्टर में। कार्लस लीनियस, उन्होंने क्या किया, पहले ना अजीब अजीब नाम थे, अब मैंने कह दिया एक भाई ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड में तुम्हें क्या पता ब्लैक बर्ड कौन से वाला, चिड़िया को बोल रहा हूं मैं, कबूतर को बोल रहा हूं मैं, हंस को बोल रहा हूं मैं, बत्तख को बोल रहा हूं, नहीं पता ना बिल्कुल भी। तो ऐसे ऐसे देखो कैसे कैसे नाम है, ये सिलेबस में नहीं है पर दूसरी जो सप्लीमेंट्री बुक उनके अंदर दी हुए हैं। एक प्लांट का नाम है लव इन मिस्ट, ठीक है ना, उसका नाम होता है नाइजीरिया डोमेस्काना। दूसरा होता है हैन एंड चिकन, मुर्गी और चूजा। और नाम है, कैसे पता लगेगा कौन सा क्या नाम है। तो ये जो नाम दे रखे हैं, फॉरगिव मी नोट, विडो टीयर्स, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये उनके साइंटिफिक नेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कितने देश हैं, लगभग 190 से ऊपर कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पे चिड़िया को क्या पता क्या बोलते होंगे, वहां पे आम का फ्रूट को क्या पता क्या बोलते होंगे। तो चिड़िया तो एक ही है, पर 194 देशों में 190 देशों में उनके नाम 190 ना 150 नाम हो गए। अब एक तो 150 नाम याद करने पड़े। एक साइंटिस्टों ने जब कार्लेस लीनियस ने कहा था भी ऐसे तो एक पक्षी 50 जगह गिनाया जाएगा, हमें डाइवर्सिटी कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पता नहीं लग पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम देंगे हम उसका। जैसे हमारा नाम है होमो सैपियंस, क्या नाम है, होमो सैपियंस। जो पहला अक्षर बड़ा होता ना ये होता है जीनस, और जो छोटा लिखते हैं ना इसको बोलते हैं स्पीसीज। ये छोटे अक्षर में लिखेंगे हमेशा, साइंटिफिकली नेम है ये। जैसे आम का नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका,
सफेदे का नाम होता है एजिडेक्टा यूकलिप्टस, नीम का नाम होता है एजिडेक्टा इंडिका, शीशम का नाम है डलबर्जिया सिसो, घास का नाम होता है साइनोडोन डैक्टिलोन, बकरी का नाम होता है कैप्रा कैप्रा। तो ये नाम आएंगे, याद कर लेने हैं जितने भी आ जाएं। गाजर का नाम होता है डेक्कस कैरोटा, मूली का नाम होता है रेफेनस टाइवस। मैं एक पेज भी करवा दूंगा जिसमें मेन 50 एक साइंटिफिक नेम है जो कॉमन यूज होते हैं ना, जितने याद हो सकते हैं कर लेना। तो ये साइंटिफिक नेम से क्या होगा, अब मैं यदि बात करूंगा मैग्नीफेरा इंडिका, तो पूरे वर्ल्ड में जहां भी आम का पेड़ होगा ना उसका नाम वही है, मैग्नीफेरा इंडिका। स्पीसीज नेम अलग हो सकता है, मैग्नीफेरा जो जीनस का नाम है वो सेम मिलेगा। तो ये साइंटिफिक नेम देने की जरूरत कहां पड़ी, क्या जरूरत थी साइंटिफिक नेम याद करने की, ताकि वो जो स्पीसीज है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक ही हो पूरे वर्ल्ड में। अब मैं तो कह दूं यहां पे भाई टर्मरिक का पौधा, हल्दी का पौधा एंटीबायोटिक है, वहां पे पता नहीं घास को ले रहे हूं दूसरे देश में, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो ये कॉमन नेम है ना, ये हमेशा बदल करते हैं दिमाग को, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब नाम क्या है, यस्टरडे टुडे टुमारो, बता क्या नाम है, ये पौधे का नाम है, कल भी था आज भी कल भी रहेगा ये। तो ये याद नहीं करने हैं, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजिंग होते हैं ये नाम, कॉमन नेम जो होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने किसी बच्चा नाम काला रख दिया, अरे काला इधर आ भाई, अब काले तो किसी का रंग सावला होगा, सारे काले हो गए वो तो, है ना। इसका मतलब हम साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो सारे काले हो जाएंगे, वो ये नहीं होता, इसलिए कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए बाई नेम दिया जाता है। और नेम में भी कंफ्यूजन ना हो तो आपको आधार नंबर बायोमेट्रिक का हो गया, वो एक ही होता है। तो ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर होती है आपकी। तो देखो ध्यान से, अब बायोलॉजी में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे बीच बीच में आपको। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता भाई। पहली बात तो मैं कहता हूं, हमने ह्यूमन फीमेल का एग ले लिया और मंकी के स्पर्म ले लिए, क्या फ्यूज हो जाएंगे वो, ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो मंकी की तरह चढ़ जाए बात के पेड़ों पे, टार्जन पैदा नहीं होगा ना। क्योंकि एग के ऊपर एक प्रोटीन होता है फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के ऊपर होता है एंटी फर्टिलाइजिन। जब दोनों सेम स्पीसीज के होते हैं ना तो ही तो फ्यूजन होता है, नहीं तो फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहे भाई ह्यूमन एग को एलिफेंट के स्पर्म के साथ मिला दे तो एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा जैसे मूवी में दिखा था, हल्क दिखा रखा है ना। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। पर बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी में बहुत सारे अपवाद होते हैं, जैसे फीमेल हॉर्स ले लिया, मेल डंकी ले लिया, फीमेल हॉर्स मेल डंकी, क्योंकि रिलेटेड स्पीशीज हो गए, सेक्स ऑर्गन का साइज लगभग सेम होता है, तो मूल बन गया भाई, खच्चर बोलते हैं। ये ज्यादा वजन उठाता है पर ये क्या होता है, स्ट्राइल होता है। यानी साइंस, पहले तो साइंस ने कहा भाई दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर ये देखा एक्सेप्शन, फिर साइंटिस्टों ने कह दिया भाई कर सकते हैं यदि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगा तो, पर जो बच्चा पैदा होगा ना वो स्ट्राइल होगा। उसी तरह हिरनी पैदा हुई, ये भी स्ट्राइल थी, मेल हॉर्स ले लिया, फीमेल डंकी ले लिया तो क्या बन गई, हिरनी। तो ये दोनों खच्चर ही हैं। तो मूल का मतलब होता है फीमेल हॉर्स है और मेल डंकी है, और हिरनी का मतलब मेल हॉर्स है, फीमेल डंकी है। पर दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे देखो स्ट्राइल लिख रखा, क्या है, स्ट्राइल, यानी ये स्ट्राइल होते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। फिर क्या हुआ बायोलॉजी में, एक और एक्सेप्शन आ गया, मेल टाइगर और फीमेल लायन, इनके बीच में ब्रीडिंग होगी तो ये बन गया टाइगोन, टाइगोन, ओएन का, लायन का ओएन का ये लिया टाइगोन। एक बन गई लाइगर, लायन और ईआर, ये जीईआर, टाइगर का जीईआर ले लिया, ये फर्टाइल हो गए। फिर साइंटिस्ट ने कहा भी पहली बात तो अलग अलग स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, करेगी तो वो स्ट्राइल होंगे, पर जब जो हाईली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे ना तो फर्टाइल भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है, समझ में आ गया। बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बहुत है बायो में। लेफ्ट साइड में दिल होता है बेटा, पर कई बार एक दो बच्चा ऐसा ही मिला जैसा राइट साइड में दिल होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं उसको। एक सिर होता है, कई बार दो सिर वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो एक सिल्वीकल्चर होता है, आपकी बुक में नहीं है पर सप्लीमेंट्री बुक में दिया हुआ है, कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर, ताकि लकड़ी मिल सके, ठीक है ना, वुडलैंड प्रोड्यूस कर सके हम। एक टूल फॉर टेक्सोनोमिक स्टडी, पहला होता है हर्बेरियम। पहले तो बुकों में क्या क्या करते बेटे, एक बुक ली,
जैसे तुलसी की टहनी काट ली ऊपर से, उसको हमने क्या किया, ड्राई कर लिया और उसके ऊपर पॉलीथीन लेमिनेट करके आपकी बुक में चिपका दिया, लिख दिया तुलसी नाम है इसका, इसके पत्ते का ये यूज होता है, एंटीबायोटिक भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटी कोल्ड भी होती है, और इंडिया में इसकी पूजा की जाती है ना। क्यों की जाती है? क्योंकि उसकी 100 से अधिक मेडिसिन बनती है तुलसी की। कहते हैं ना चाय में तुलसी के पत्ते गिर लो, तुलसी का काढ़ा बना के पी लो, कफ कोल्ड फीवर में काम आएगी। तो तुलसी का अर्क वगैरह मतलब उसका जो फ्लूइड निकालते हैं, 2-2 ड्रॉप डाल के चाय में, लिक्विड में, पानी में पीते हैं। ऐसे ही पुदीना हो गया, धनिया हो गया। अब आपको मैं कह दूं पुदीने के जो पत्ते तोड़ के ले आओ, क्या ले आओगे आप? पता ही नहीं होगा जब आपका पौधा कैसा है। हनुमान जी पूरा पूरा क्यों लेके आए थे वो? क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़ रखी थी, नॉलेज नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं था, पता नहीं था, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। इसलिए हर्बेरियम फाइल बनाते हैं बेटा। पहले 10वीं क्लास के बच्चों कह जाते हैं बेटा कोई भी 10 पौधे जिनको आप मेडिसिन यूज करते हो ना, उनको पत्ती को रखो, बड़ी टहनी नहीं काटनी, ताकि 2 को पेज के बीच में आ जाए इतना पत्ता। आप पहले तो उसका फोटो उतारो आजकल एक, फिर लिखो मैक्सिमम इतनी हाइट होती है, इस सीजन में होता है, फूल का रंग ये होता है, इसके पत्तों का ये यूज होता है। एक पेज पे इंफॉर्मेशन, एक पेज में फोटो चिपका दो। फिर दूसरी स्पीसीज। ऐसे पुराने जो वैज्ञानिक थे ना बेटा, बोटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, वो ऐसे 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 हर्बेरियम फाइल बनाया करते। 11-12 हजार पौधों की स्टडी करी थी उन्होंने। ऐसे ही नहीं आज आपको नॉलेज बना हुआ है किसी चीज का, ठीक है। 11-12 हजार पेज खुद अपने जंगलों में जा जाकर स्टडी किया करते। तो ये होता है हर्बेरियम फाइल। इसका फायदा क्या होता है, जिस बच्चे ने कभी तुलसी का पौधा, कभी धनिए का, पुदीने का, पिटूनिया अल्बा, चाइना रोज, इनके फूल देखे भी नहीं है, अब बच्चे को टाइगर दिखा दो क्यों पहचान जाएगा? बचपन में फोटो दिखा रहा है, क्या T फॉर टाइगर, L फॉर लायन, बताते ना हम ऐसे। तो क्योंकि बच्चे ने फोटो देख रखा है। आजकल तो वीडियो देखने लग गए, बच्चे को याद हो जाता है। बेशक आपने रिनोसोरस कभी देखा नहीं है, गैंडा देखा नहीं है, पर वीडियो देख रखी है उसकी, आप पहचान जाओगे भाई एक सींग होता है ऊपर, इतना बड़ा जीव होता है। तो यदि पहले हर्बेरियम फाइल थी बेटा, ये हर्बेरियम फाइल। बोटनिकल गार्डन लाइव स्टडी करवाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, बोटनिकल गार्डन बना देते हैं। उसमें जैसे आजकल बोटनिकल गार्डन कम हो गया, हर्बल गार्डन ज्यादा हो गया। जैसे फार्मेसी जब करते हैं भाई, एलोपैथी आयुर्वेदिक में डिफरेंस क्या है? आपने तुलसी के पत्ते डायरेक्ट खा लिया, आयुर्वेदा हो गया, उससे केमिकल निकाला, उससे मेडिसिन बना ली, वो एलोपैथी हो गया, है तो वही ना। तो ये बोटनिकल गार्डन में क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट, मान लीजिए 10 एकड़ जमीन ले ली हमने, है ना, और 10 एकड़ जमीन के अंदर यहां से एंट्री कर दी, यहां से एग्जिट, और ऐसे ऐसे हमने रोड बना दिया घूमने के लिए, और बीच बीच में जगह जगह हमने शॉप खोल दी, पेड़ पौधे छाया लगा दी, वीडियो दिखा दी इनके बारे में। और आपको तो कहते हैं 10 दिन की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे भाई, आपको यहाँ हॉस्टल रख दिया, अब 10 दिन आप हॉस्टल में रखोगे, और आपको यहाँ पे ना जब जाते हैं तो एंट्री पे लगभग हमने 10,000 पौधे लगा दिए हर्बल गार्डन में या बोटनिकल गार्डन में। और जिन पौधों की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, पहले तो 1 साल को पढ़ाया आपको भाई ये पौधे हैं, इनका ये यूज होता है, इनका ये यूज होता है, इनका ये यूज। और आपको 10-15 दिन की, 3 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग दे दी यहाँ पे कि आपको हर पौधे को पहचानना है, कौन सा पौधा ये, और पौधे का क्या यूज होता है ये बताना है। तो आपको 3 महीने में प्रैक्टिकल वैल्यू पता लग जाएगी ना इसकी। तो आप कल को यदि पौधे के ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, आप हिमालय पर्वत पे चले गए, आपने वो पौधा देख लिया, तो बता दोगे ना इस पौधे में ये है, इस पौधे का बीज जहरीला होता है, इस पौधे का फ्रूट खाने का होता है, इसकी जड़ खाने की होती है, इसकी रूट से ये चीज बनती है, इसके लीफ से ये चीज बनती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मिली ना। अब हमें नॉलेज तो सब कुछ है, पर हमें पता तो नहीं ना ये पौधा कौन सा है। अब एक वो था बिच्छू बूटी, भाई बिच्छू काटने के बाद वो लगाते हैं, नहीं पता ही नहीं पौधा कहाँ है। उसी तरह संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेके आए थे, पता नहीं था उनको, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं था। आजकल तो आपका वो गूगल लेंस है, फोटो उतारो पता लग जाएगा, नीचे पौधे दिखा देगा उससे से। तो ये आसान हो चुका है पढ़ाई करना आप। तो ये तो चीजें आती है ना, बोटनिकल गार्डन, ऐसे हर्बल गार्डन, मेडिसिनल वैल्यू पता लग जाती है पौधे की। म्यूजियम, जो आपकी बायो लैब होती है ना, उसमें किसी भी जीव को काट के उसमें फॉर्मलिन लेते हैं, 70% फॉर्मलिन, 30% पानी ले लेते हैं। और जैसे मछली काटी, मछली को अंदर से काट दिया और उसमें डुबो के रख दिया हमने, जार के अंदर डाला फॉर्मलिन और वाटर, तो फॉर्मलिन अंदर जाएगी उसके टिश्यू में, बदबू पैदा नहीं होने देगी और गलने सड़ने नहीं देगी, प्रिजर्वेटिव डाल दिया हमने। और जिस बच्चे को ये बता दिया बेटा ये है ट्राइगोन, स्ट्रिंग फिश बोलते हैं, पूंछ से डंक मारती है, जहरीली होती है, ये है टोरपीडो, इलेक्ट्रिक करंट मारती है, ठीक है ना, तो ये करंट मारने वाली मछली है। ये है शार्क, ठीक है ना, ये है जाइगिनिया सीप, जो आरी मछली होती है, ये होती है
ये क्या नाम है, एमरेडिड, ठीक है। तो ये जो प्रिस्टिस है, जाइगिनिया है, तो इन मछलियों को हमने दिखा रखा है आपको। तो आप जब कभी समुद्र में जाओगे नीचे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, स्टडी करोगे तो ये जीव हमने देख रखे हैं, क्योंकि उसमें डेड को रखते हैं म्यूजियम में। और लिविंग देखने हैं तो बेटा जूलॉजिकल पार्क। अब आप देहरादून जाओ कभी, बहुत अच्छा जूलॉजिकल पार्क बना, जू बना रखा है, दिल्ली में है सबसे बड़ा जू, नेशनल जू, ठीक है ना। वहां पे हर तरह के जीव रख रखे हैं। सुबह जाओगे शाम तक जू ही देखा जाएगा आपसे। ट्रेन में जा सकते हैं, तिलक ब्रिज उतर के जू की कोई ले लेना ऑटो वगैरह, तो देख क्या उसको। तो ये लिविंग असली में नॉलेज हो जाएगा। उनके जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो देखो, फोटो उतारो, घर आके देखो, तो याद हो जाएंगे आपको, ये पौधे हैं, ये एनिमल हैं, ये चीज खाते हैं, इन पौधों खाते हैं ये, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए है बेटा, पढ़ने से बात नहीं बनती, प्रैक्टिकल वैल्यू भी होनी पता लगनी चाहिए हमारे को। तो ये तो हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से, कुछ तो जीव ऐसे होते हैं जिनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हम, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है ना, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह यूकैरियोट्स में आते हैं बहुत सारे जीव, 1.7 से 1.8 मिलियन जीव होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहलाती है अर्थ, बहुत मतलब बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्थ के ऊपर। बाकी तो ऐसा ग्रह है ही नहीं जहां पे जीवन पॉसिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोमनिक। पहले तो क्या होता है, ये संस्था है बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। कोई भी पौधा मिलेगा ना तो हमें ना इस एनजीओ से पूछना पड़ेगा क्या इस पौधे की स्टडी कर रखी है। अब तुम एक पत्ता तोड़ ले जाओ और उन्होंने कहते देखो जी मैंने नई पौधे की स्टडी करी है, नया पौधा मैंने खोजा, मेरे नाम से रखा जाना चाहिए नाम इसका। तो पहले ये संस्था चेक करेगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आपके सिलेबस में दो ही हैं। ऐसे ही एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया ढूंढा है तो आपने कोई। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स को, जिसकी हम फसल उगाते हैं, वो ढूंढा है तो। और इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर को वायरस की स्टडी की है। तो ये संस्था जो होती है ना, ये आपको ये एनओसी देंगे कि भाई हाँ आपने नया ढूंढा है, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो ये संस्थाएं बना दी हैं। ऐसा नहीं है तुम ले जाओ जी मैंने ढूंढा जिसका नाम ये हो गया, वो पहले से ही पता हो दुनिया को दूसरा नाम उसका, तो कंफ्यूजन पैदा ना हो। इसलिए ये ICBN ICZN जो संस्था आपकी बुक में दो दिखा रखे, बाकी ये भी होती हैं जो ये बताएंगे आपको कि इन्होंने, इनके पास ये स्पीसीज अवेलेबल नहीं है, आपने ढूंढी है, तो फिर आपके नाम से उसका नाम रख सकते हो आप, ठीक है। कार्लस लिनियस ने 1751 में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। जैसे होमो सेपियंस है, पहला अक्षर जो होता है कैपिटल लेटर में होता है, इसको बोलते हैं जीनस, और दूसरा जो सेपियंस होता है ये हमने लिख दिया स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। तो जीनस का नाम हो गया, दूसरा किसका हो गया, स्पीशीज का नाम। ऐसे ही आजकल एक नाम हो गया बेटा होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, दो बार सेपियंस लिख दिया ना तो ये होता है बेटा इसकी सब स्पीशीज, क्या यार इसकी सब स्पीशीज आएगी। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, पर बायोनोमियल चलता है। तीन नाम लिख दिया ना, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस लिख दिया, तो ये तीसरी बार जो नाम आएगा ना ये सब स्पीशीज होता है। चलेगा वैसे दो ही बार, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। अब लिनस ने स्पीशीज प्लांटेरियम 1753 में एक बुक पब्लिश की थी, और 10th एडिशन आया था इसकी बुक का, सिस्टमा नेचरिया या सिस्टम नेचर, ये 1758 में आया था। इनके बेस पे फिर लोगों ने मान लिया था कि भी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है ना, जिसमें पहला अक्षर जीनस होगा, पहला जो दिखा रखा वर्ड जीनस, दूसरा स्पीसीज। जीनस का नाम आएगा वो पहला कैपिटल लेटर में आएगा, स्पीसीज का नाम पहला जो आएगा वो स्मॉल लेटर में आएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म पेपर में वैसे पूछे थे, मेरे को मन में आगे लिख देता हूं मैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लो, जीके में भी आता है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया, ऐसे मानते हैं ना, तो ये यूनेस्को ये संस्था है भाई। टेक्सोनोमी क्या होता है, देखिए बायोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोटनी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, नॉट ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट प्लांट्स। जूलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट एनिमल्स। एंटोमोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट इंसेक्ट, ठीक है ना। तो
किसी भी जीव को पहले हम ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस संस्था से पता करेंगे भाई नाम तो नहीं है, पहले ढूंढ तो नहीं, किसी ने और ने तो नहीं लिया है पहले ये, वो कहेगा नहीं, तो फिर हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम देंगे उसको, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, भाई वो प्लांट है, एनिमल है, एनिमल में है तो कोडेटा है, नॉन कोडेटा है, और फिर नॉन कोडेटा में भी पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, स्टेनोफोरा है, ठीक है ना, पोरीफेरा में भी, ठीक है ना, तो फिर कौन सी इसकी कैलकेरिया है, एक्सैक्टिलिडा है, डेमोस्पोंजिया कौन सी क्लास है, फिर कौन सा ऑर्डर है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया बेटा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या है, जीनस का नाम है, और इंडिका किसका नाम है, स्पीसीज का नाम है, ठीक है ना। एनी नेम, कोई भी नाम जो होता है ना बेटा वो टैक्सोन कहलाता है। मैं कहता हूं पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या है, टैक्सोन, पर कैटेगरी क्या है उसकी, देखिए 7 कैटेगरी होती हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। कौन कौन सी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। देखो ये ऐसे याद रख लो यार, स्पीसीज बोलो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। बोटनी के अंदर डिवीजन बोलते हैं इसको, फाइलम को। ये 7 कैटेगरी होती है भाई। अब मैंने पोरीफेरा नाम लिया है, तो पोरीफेरा तो हो गया टैक्सोन, क्या हो गया, कैटेगरी क्या है उसकी, फाइलम है ना, तो कैटेगरी होगी। इन कैटेगरी को 7 में से एक बतानी है। जैसे मैं कह दूं आपको, मान लीजिए मैं कहता हूं आपको मैमल्स, टैक्सोन तो नेम हो गया कोई भी, मैमल्स क्या है, टैक्सोन, पर है क्या, मैमल्स है क्या वास्तव में, क्लास है ना, तो ये उसकी होगी क्लास, ये हो गया उसकी कैटेगरी। इन 2 चीज होती हैं, इन 7 में से क्या है वो तो होगी उसकी कैटेगरी, और जो नाम ले दिया वो क्या हो गया, टैक्सोन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया एनिमल, किंगडम है ना एनिमल, तो कैटेगरी क्या होगी, किंगडम, और एनिमल क्या होगा, टैक्सोन। ये 7 कैटेगरी होती है। इसको याद करने का तरीका होता है, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पोट क्लीन, बर्तनों को साफ रखो और फैमिली गेट सिक, फैमिली बीमार हो जाएगी, मतलब मान जाते को। एस का मतलब स्पीसीज, जी का मतलब जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। बोलो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। 7 कैटेगरी होती है। 5 किंगडम पढ़ेंगे अब हम। अब देखो जितना नीचे पढ़ेंगे ना हम, देखो ध्यान से, स्पीसीज पढ़ेंगे, क्या लिख रखा है, एज वी गो हायर, स्पीसीज से जब ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। यहां पे तो कॉमन कैरेक्टर बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, 2 स्पीसीज अलग अलग हैं, ठीक है, उनके जैसे पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा टाइग्रिस हो गया, तो पैंथरा मतलब शेर से रिलेटेड पड़ जाती है, लियो का मतलब लायन हो गया, टाइग्रिस का मतलब टाइगर हो गया, है ना, तेंदुआ अलग हो गया, तो ये ज्यादा करेक्टर मिलेंगे ना उसके, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। जैसे ऊपर जाएंगे तो करेक्टर अलग अलग होते चले जाएंगे, ठीक है ना। लोअर द टेक्सा मोर आर द करेक्टरिस्टिक्स, जो नीचे होंगे उनके ज्यादा करेक्टर मिलेंगे, ऊपर वालों के करेक्टर कम मिलेंगे, यही बात लिख रखी है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, कोरडेटा के करेक्टर क्या लिख रखे हैं 4 भाई। एनिमल किंगडम में जो कोरडेटा होते हैं, हम कोरडेटा हैं, क्या क्या करेक्टर हैं, टेल, एक तो पूंछ होगी हमारी, क्योंकि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर, बंदर की पूंछ होती है ना, आज भी हमारी टेल बोन है, यदि हम एमआरआई करवाए ना हमारी स्पाइन की, तो टेल बोन अभी आज भी प्रेजेंट है हमारे अंदर, तो हम क्या हैं, कोरडेटा हैं। गिल्स, मछलियां मुंह से पानी लेती हैं, यहां से निकाल देती हैं साथ में, बीच में 5 पेयर 4 पेयर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं ना, हमारे भी गिल्स हैं। इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे गिल्स किस में बदल गए, लंग्स में आ गए, किस में आ गए, पर आज भी हम मदर वोम के अंदर जब होते ना हमें, तो हमारे अंदर गिल्स बनते हैं, बाद में वो डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। आज भी ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, वही तो है, डेवलपमेंट हिस्ट्री रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आज हम मदर वोम के अंदर होते हैं ना, तो मछली जैसे होते हैं शुरू में, फिर मेंढक जैसे होते हैं, एम्फीबियन जैसे, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जैसे बाद में बनते हैं। यदि 4-5 महीने के बच्चे के हाथ देखे जाए ना, तो उसके वेब होती हैं, क्योंकि पानी वाले जीवों में पानी को करने के लिए वेब बन जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है। तो हमारी गिल्स भी होती है,
बाद में लंग्स बन जाते हैं, टेल भी होती है। और डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग जो होता है ना पीछे जाके, हमारी जो वर्टिब्री होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ब्रेन की जो ये दिखा रखी है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये वर्टिब्री के अंदर से होती है सारी, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसका बोलते हैं हम डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, क्योंकि अंदर से खोखला होता है, इसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है डोर्सल बैक साइड में। ये सामने वाली कौन सी होती है, वेंट्रल। नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी होती है। ये 4 फैक्टर है तो कोडेटा, नहीं तो क्या है, नोट कोडेटा। और अब की बार नीट में क्या प्रश्न आया, रीढ़ की हड्डी में कितनी, देखो सर्वाइकल, थोरेसिक, सर्वाइकल गर्दन, हमारी 7 हड्डियां होती हैं गर्दन में, चूहे में भी 7 होती हैं, जिराफ में भी 7 होती हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, सैक्रल, कोकाइंजियल, ठीक है, लुम्बर भी कह देते हैं एब्डोमिनल को। 7, 12, 5, 5, 4, 33 हड्डियां होगी। कितनी होगी बड़े आदमी में, 7, 12, 5, 1, 1 बन जाती है, 26 हड्डियां होगी। ये फार्मूला था नीट में, था ना क्वेश्चन डायरेक्ट। वर्टिब्रल फार्मूला क्या होता है उमन का, 7, 12, 5, 5, 1, 7, 12, 5, 5, 4, ये हो गया ना। 12 और 10 22 और 4 कितने हो गए भाई, 7 7 ही तो घड़ी हमने। 7 और 12 कितने हो गए, 19 और 10 29 और 4 33। तो यदि उसकी पूछी जाए, बच्चे की पूछी जाए तो कितनी होती हैं, 33, और बड़े की पूछी जाए तो 26। बच्चे की हड्डियां होती है 300 से ज्यादा, और बड़े की होती है 206, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। यही तो होता है, बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब बच्चा 1 साल का, आप उसके पैर को सिर पे जोड़ दो, ये मोड़ते रहो, मतलब बच्चा मजे आएगा ही बच्चे को, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, एक तरह से मूवमेंट हो रही है उसकी। और किसी 80 साल के बुढ़े को ऐसे जोड़ दो तुम, आवाज आएगी कट कट कट, 3 जगह से बोन टूट गई, जुड़ेगी भी नहीं वो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। अब बच्चे को तुम रोकोगे ना, बच्चा मेजों के नीचे से, आपके जो बेंच पे बैठे ये रखे हुए यहाँ से नीचे पैरों में से निकल जाएगा बच्चा, क्योंकि उसको थकान है ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम है। अब 80 साल का बुढ़ा थोड़ा निकल जाएगा यहाँ से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है, क्योंकि बड़े के अंदर जो हड्डियां होती हैं कितनी हैं, वो 206, कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, और बच्चे में होती हैं 300 से ज्यादा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट भाई, देखो ये रहा, हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं बेटा। 460 से 370 BC में पैदा हुए थे ये इनका कार्यकाल था इनका। एरिस्टोटल 384 से 322 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे हमारा 2026 चला हुआ है, ऐसे ऐसे फिर पहले 2025, 24, फिर 1900, 1800, 1700 करके 0 पे आ जाओ। 0 पे ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है ना। उससे पहले का टाइम पीरियड का नाम BC में आएगा, बिफोर क्रिस्ट, कि भाई उससे पहले, मतलब माइनस में चला गया। और उसके आगे वाले का नाम AD, आफ्टर डेथ, है ना। जैसे आप 2026 लिखेंगे या 1857 लिखें तो AD लिखेंगे, आफ्टर डेथ, मतलब 0 से बाद वाला पॉजिटिव वाले जो होते हैं। 0 से नीचे BC लिखा जाएगा, 0 से बाद वाला AD लिखा जाएगा। मान लीजिए 2000 BC लिखता हूं मैं, कितने साल पुरानी बात होगी, 2026 तो ये जुड़ गया, 2000 पहले वाले जोड़ दो। तो जो हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो शहर था ना जो, वो लगभग 2 से 3000 साल BC का बताते हैं वो। तो 3 वो जोड़ दो और 2026 ये जोड़ दो, 2000 मान लो, चलो तो लगभग 5000 साल पुरानी है। महाभारत भी 5000 साल पुरानी है, और 6 से 7000 साल पुरानी रामायण बताते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी नोट किया करो। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं इसको। थियोफेरेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। दूसरा पैंथ्रालियो, अरे जो आजकल केरल के CM कौन है, विजय थलापाई है ना, जो हीरो थे पहले, उनकी एक मूवी भी आई थी लियो का मतलब टाइगर्स की, मतलब लाइन के तौर पे दिखाते, काफी पॉपुलर हीरो थे वो। अब देखो मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए आपके भी चांस है, चिंता ना करो, बन सकते हो। पैंथ्रालियो लाइन होता है बेटा। अब देखो आपको तो शेर एक जैसे दिखाई देते हैं सारे, पैंथ्रालियो तो बब्बर शेर जो होता है। पैंथ्रा पैराडस ये होता है लियोपर्ड, लेपर्ड वगैरह नहीं होते, तेंदुए जिसको बोलते हैं लियोपर्ड, तो ये तेंदुआ होता है। और पैंथ्रा टाइग्रिस ये चीता होता है।
तीनों में डिफरेंस होता है, ध्यान से देखोगे तो आप, पर आपको लगेगा कि सारे शेर ही है, पर डिफरेंस होता है तीनों का। आप इमेजेस पे जाके देखोगे ना उसमें गूगल पे, तो तीनों का देखना डिफरेंस, क्योंकि बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत भारी मुंह होता है, क्या बोलेंगे उसको, पैंथरा लियो। एक होता है पैंथरा पार्डियस लेपर्ड, तेंदुआ बोलते हैं, ये तो यहाँ भी हरियाणा में भी राजस्थान में बहुत मिलते हैं ये, ठीक है ना। और पैंथरा टाइग्रिस क्या होता है, चीता। उसी तरह मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है, आम का। सोलेनम टूबरकम आलू का। पैंथरा लियो शेर। डलबर्जिया सिसो सिसम। होमोसेपियंस मानव हो गया। साइनोडोन डैक्टिलोन घास हो गया, ठीक है। अजेडिरेक्टा इंडिका नीम का हो गया। अब बबूल का पेड़ होता अकासिया इंडिका, किक्कर का पेड़ जिसको बोलते हैं। तो ये जितने नाम मिल सकते हैं, साइनोडोन डैक्टिलोन घास हो गया, डेक्कस कैरोटा गाजर होगी, रेपनस टाइवस मूली होगी, ठीक है। तो ये सारे सारे नाम है इसके। दूसरा मैंने बताया टेक्सोन। मान लीजिए मैंने कह दिया प्लांट, तो प्लांट तो हो गया टेक्सोन, पर कैटेगरी क्या है उसकी, किंगडम। कैटेगरी क्या है, किंगडम, ठीक है। तो ये कार्लेशन लीनियस का मैंने बताया था। सिस्टेमेटिक क्या होता है, सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले आइडेंटिफिकेशन करो, फिर नोमेनक्लेचर करो, फिर क्लासिफिकेशन करो, एक सिस्टम से फिर उसको लगा दो, भाई ये जीव इसमें आएगा। अब हमें एक एक जीव की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमें मैमल्स में कितनी स्पीशीज हैं उनको सबकी स्टडी करने की थोड़ी जरूरत है। हम मैमल्स के कॉमन कैरेक्टर नोट कर लेंगे, भाई दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर के बीच में कॉर्पस कोलोसम मिलेगा, छाती और पेट के बीच में डायफ्राम मिलेगा, 12 पेयर क्या निकलेंगी, क्रेनियल नर्व निकलेंगी। ऊपटा फेगवा से याद करेंगे, ऊपटा फेगवा, भूल गए शायद है, ऊ पटा फैग वा, ये याद कर लिया। छोटे चैप्टर होता है ना, यहां पे बड़ा काम आता है ये। 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकुलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। एसेसरी और हाइपोग्लोसल होती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। किसमें होती हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। यानी ये एसेसरी और हाइपोग्लोसल जिनकी डेवलपमेंट पानी से बाहर होती है ना, उनमें डेवलप होती है, नहीं तो बाकी में 10 पेयर होती हैं। फिश और एम्फीबियन में कितनी होती हैं, 10 पेयर। कितनी होती हैं भाई, 10 पेयर। और 2 पेयर होती हैं और मिला दो 12 पेयर होती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों के मिलाकर बोलते हैं एमनियोटा, क्योंकि इनके अंदर एमनियोन लेयर होती है, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट पानी से बाहर होती है। फिश और एम्फीबियन को बोलते हैं एन एमनियोटा, क्योंकि ये पानी के अंदर डेवलपमेंट होती है। तो ये हो गए एन एमनियोटा। एन एमनियोटा में होते हैं 10 पेयर क्रेनियल नर्व, और एमनियोटा में होती हैं बेटे 12 पेयर क्रेनियल नर्व। याद कैसे करोगे, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकुलोमोटर, पैथेटिक, पैथेटिक को ट्रोक्लियर भी बोलते हैं, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। याद कर लो इसको, क्योंकि आगे भी आएंगी ये। बोलो ऊ पटा फैग वा, उपटा फैगवा। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकुलोमोटर। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकुलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर नहीं है उसमें सारी हैं, याद करना इसको। नेक्स्ट आता है, वही गा चैप्टर आपका पूरा। टेक्सोनोमी को बताया था मैंने, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, इस चैप्टर में शायद कुछ बचा नहीं है, इसको प्लीज पढ़ना ध्यान से, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जरूर यहां पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।